बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस 86 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम इसे बहुत अच्छी तरह जानती हो, जरा गौर से देखो, शायद पहचान लो। नरगिस ने मुस्कुराते हुए कहा। रज़िया चंद लम्हे गहरी नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर उछल पड़ी। ओए तेरा बेड़ा गर्क। वो अपनी जगह से उठते हुए बोली, तू तो बड़ा धोखेबाज है। तुम मुझे मुल्तान के होटल में छोड़कर भाग गए थे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। वो मेरी तरफ लपकी। मेरा ख्याल था कि वो वाकई मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल देगी। उसके तेवर देखकर मैं भी एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। नूरी भी ये सूरत देखकर परेशान होगी। रज़िया ने आगे बढ़कर मुझे गिरबान से पकड़ लिया। मेरा ख्याल था वो मुझे खींचती हुई दरवाजे से बाहर ले जाएगी और चौकीदार के हवाले करके हुक्म देगी कि इसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन मेरा यह ख्याल गलत निकला। उसने मुझे धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया और मेरे ऊपर सवार होकर मेरे सीने पर खून से मारने लगी। उसके गूंसों में ताकत नहीं थी। तूने तो मुझे परेशान कर दिया था, वो गूंसे बरसाते हुए चीख रही थी। मैं उस रोज सारा दिन होटल के कमरे में भूखी प्यासी बैठी रोती रही। मैं समझ रही थी शायद तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। और फिर मेरे साथ जो कुछ हुआ, मैंने उसके हाथ पकड़ दिए और अपने ऊपर से हटा दिया और एक झटके से उठकर बैठ गया। रज़िया के बारे में तमाम खदशात बेबुनियाद निकले। वो तो मेरे लिए ही परेशान थी। मैंने अभी उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे। उसने एक झटके से हाथ छुड़ाए और नरगिस और नूरी की परवाह किए बगैर मुझसे लिपट कर बाएं बाएं करके रोने लगी। मैं उसे बड़ी मुश्किल से चुप करा सका। तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? कहाँ रहे हो इतने अरसे? कितने कमजोर हो रहे हो? वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। मेरे मुंह से बेख्तियार कहकर निकल गया। हालांकि मैं समझा था कि मेरी सेहत पहले से बहुत अच्छी हो गई है। वो यही समझी थी कि मैंने इतना अरसा फाका कशी में गुजारा है। लेकिन अगर उसे ये पता चल जाए कि इतना अरसा मैं ऐश ही करता रहा हूं, तो शायद वो अपने बाल नोचने पर मजबूर हो जाती। आओ मेरे साथ आओ। वो मुझे हाथ से पकड़कर खींचने लगी। पहले अपना हुलिया बदलो, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। मैंने नरगिस की तरफ देखा। वो अपनी जगह पर ही बैठी रही। रज़िया मुझे अपने कमरे में ले आई। बहुत वसी अरीज और शानदार बेडरूम था। एक दीवार के साथ शीशे के दरवाजों वाला लंबा चौड़ा वार्डरूम था, जिसके निचले हिस्से में जनाना कपड़े और ऊपर वाले हिस्से में मर्दाना कपड़े टंगे हुए थे। वो बाथरूम है। रज़िया ने एक अंदरूनी दरवाजे की तरफ इशारा किया। उस वार्डरूम से अपनी पसंद के कपड़े निकालो और अपना हुलिया बदलो। लेकिन तुम बाथरूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े देखती हूँ। मैंने अपने कंधे से थैला उतारा, इधर उधर देखा और फिर थैला वार्डरूम के ऊपर फेंक दिया। छिन की हल्की सी आवाज उभरी थी, मगर रज़िया ने तवज्जो नहीं दी। मैं बाथरूम में घुस गया। बाथरूम बहुत शानदार था। मैंने कपड़े उतारे और शावर के नीचे खड़ा हो गया। अभी नहा ही रहा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक उभरी। फिर रज़िया की आवाज सुनाई दी। मैं कमरे का दरवाजा बंद करके जा रही हूँ, तुम बाहर निकल कर कपड़े बदल लेना। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं बाथरूम के दरवाजे से झांक कर देखा, कमरे का दरवाजा बंद था। मैं तौलिया लपेट कर बाथरूम से बाहर आ गया। बेड पर हल्के आसमानी रंग का शलवार कमीज का जोड़ा रखा हुआ था। मैंने कपड़े पहने और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया। 2 दिन का शेव बढ़ा हुआ था। सारे के बाल तो थे नहीं कि कंघे की जरूरत पड़ती। मैंने स्प्रे की बोतल उठाकर कमीज पर स्प्रे किया और कमरे से निकल आया। रज़िया और नरगिस हाल कमरे में बैठी चाय पीती हुई बातें कर रही थी। मैं भी रज़िया के सामने सोफे पर बैठ गया। मेरे लिए भी चाय आ गई और मैं भी चाय पीते हुए उनकी बातों में शामिल हो गया। दोपहर के खाने तक हम वहीं बैठे रहे और रज़िया नरगिस को एक और कमरे में छोड़कर मुझे अपने कमरे में ले आई। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये कोठी किसकी है? मैंने बेड के सामने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। ये एक लंबी कहानी है, रज़िया ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तुम तो मुझे मुल्तान के होटल में बेसहारा छोड़कर चले गए थे और मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। होटल वाले मुझसे किराया वसूल करने पर बजीद थे। तकरीबन 3000 रुपए का बिल था। तुम तो मेरे पर्स से भी सब कुछ निकाल कर ले गए थे। 3000 का बंदोबस्त कैसे करती? लाहौर में मेरे बैंक अकाउंट में रकम तो मौजूद थी, लेकिन होटल वाले मेरा एतबार करने को तैयार ना थे। उनका ख्याल था कि मैं अपने आशिक के साथ घर से भाग कर आई हूँ और मेरा आशिक सब कुछ लेकर गायब हो गया और मुझे बेसहारा छोड़ गया। क्योंकि आजकल घर से भागी हुई औरतों और लड़कियों के साथ यही कुछ हो रहा है। इत्तफाक से उस वक्त एक औरत और एक मर्द आ गया। वो दोनों उस होटल में ठहरे हुए थे। उन्होंने झगड़ा सुना और न सिर्फ बिल अदा करके होटल वालों से मेरी जान छुड़ाई, बल्कि साइमा नामी उस औरत ने मुझे अपने साथ रहने की भी पेशकश की, जिसे मैंने फौरन ही कबूल कर लिया। 2 दिन में उनके साथ मुल्तान ही में रही। फिर वो मुझे अपने साथ ले आए, यहाँ इस कोठी में। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली। इत्तफाक से यहाँ आने के तीसरे दिन साइमा की कार मुल्तान रोड पर एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई और वो वहीं खत्म हो गई। साइमा की मौत के बाद अलियास चंद रोज तो उदास रहा, फिर मेरी तरफ माइल होने लगा। मुझे मुस्तकिल सहारे की जरूरत थी। मैं उसकी हौसला अफजाई करने लगी। अलियास के पास दौलत की कमी नहीं थी। ये शानदार कोठी, इसके अलावा मॉडल टाउन में भी एक कोठी और गुलबर्ग की लिबर्टी मार्केट में 2 दुकानें जो किराए पर दे रखी हैं और लाखों रुपए का बैंक बैलेंस। इसके अलावा घर में भी लाखों रुपए के प्राइस बॉन्ड और नकदी रखी रहती। बताया वो कोई काम नहीं करता था, मगर दौलत में खेलता था। उनके यहाँ आने वाले भी बड़े बड़े लोग थे, जिनसे मेरी भी बेतुकल्फी हो गई। मैं लिहाज की दाश्ता बनकर नहीं रहना चाहती थी। मैंने उसे शादी पर आमादा कर लिया और इस तरह गरी में एक सादा सी तकरीब में हमारा निकाह हो गया, जिसमें शहर के चंद बड़े लोग भी शरीक हुए थे।
शादी के 2 हफ्तों बाद एक दिन मुझे ये सनसनीखेज खबर मिली कि अलियास को मुल्तान रोड पर शाह नूर फिल्म स्टूडियो के सामने उसकी कार में गोलियों से छिलनी कर दिया गया है और हमलावर फरार हो गए थे। ये इंकिशाफ तो बाद में हुआ कि अलियास अपने चंद दोस्तों के साथ एक फिल्म बनाने की तैयारी कर रहा था और उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ लोगों से राब्ते हो रहे थे और उस रात भी वो अपने एक दोस्त के साथ किसी ऐसे आदमी से मिलने शाह नूर स्टूडियोज गए हुए थे। रात 11 बजे के करीब उनकी गाड़ी जैसी स्टूडियो के गेट से निकली, पहले से गात लगाए हुए 2 आदमियों ने कलाशनकोव से फायरिंग कर दी और वो दोनों छिलनी हो गए। हमलावर एक कार में बैठकर फरार हो गए। मुझे अलियास की मौत का अफसोस तो बहुत हुआ, मगर मैं ये सदमा सह गई। उसके चंद रोज बाद फिल्म इंडस्ट्री का एक आदमी मेरे पास आया। वो उस फिल्म की बात करने लगा जो अभी जबानी या कागजी तैयारियों के मरहले में थी। वो एक मारूफ हदायतकार था और उसका ख्याल था कि ये फिल्म जरूर मुकम्मल होनी चाहिए, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और वो हदायतकार मुंह लटकाए चला गया। अलियास के चेलम के 2 दिन बाद वो आदमी मेरे पास आए। रहमान और मलक नसीर पहले भी यहाँ आते रहते थे। उन्होंने कुछ ऐसे सनसनीखेज इंकशाफात किए कि मैं काम कर रह गई। मसलन मैंने उसके खामोश होने पर सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। रजिया चलने में खामोशी से मेरी तरफ देखती रही, फिर बोली, अलियास स्मगलरों के एक सिंडिकेट का सरगर्म रुकन था। क्या? मैं उछल पड़ा। ये दुरुस्त है, रजिया ने कहा। ये लोग सोने और हीरोइन का बिजनेस करते हैं। सोना दुबई अरब रियासतों से मंगवाकर इंडिया की तरफ स्मगल किया जाता है, जिसके इवज इंडिया से हीरोइन बनाने का केमिकल और दूसरी बहुत सी चीजें यहाँ मंगवाई जाती हैं। अफगानिस्तान और सूबा सरहद से आने वाली हीरोइन यूरोपीय ममालिक को स्मगल की जाती है। मलिक नसीर और रहमान तुमसे क्या चाहते हैं? मैंने पूछा। ताउन, रजिया ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, मलिक नसीर के कहने के मुताबिक अलियास ने यह कोठी और दूसरी जायदाद सिंडिकेट के पैसे से बनवाई थी और इस सारी जायदाद में मलिक नसीर का नाम भी शामिल है। गोया वो आधे का हिस्सेदार है। रजिया ने बात जारी रखते हुए कहा, मैं अलियास की मनकूहा थी। उसके इंतकाल के बाद मैं उसकी जायदाद की जायज वारिस हो सकती थी, मगर मलिक नसीर की शराकत दारी से यह मसला कुछ गंभीर हो गया। मैं अगर चाहती तो अदालत के जरिए आधे हिस्से की मालिक बन सकती थी, मगर मेरा अपना किरदार भी साफ नहीं था। इसके अलावा ऐसे मुकदमात तो बरसों चलते हैं। सबसे अहम बात यह कि मैं अकेली थी। मेरे पास कानून का खजाना तो नहीं था कि बरसों मुकदमा लड़ती रहती। उसके बरक्स वो लोग बहुत खतरनाक और बहुत ताकतवर थे। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। मलिक नसीर और रहमान ने मुझे ऑफर दी कि अगर मैं उनसे ताउन करूं तो वो इस कोठी और दूसरी जायदाद के सिलसिले में मुझसे कुछ तारुद नहीं करेंगे। मैं ये सब कुछ जिस तरह चाहूं इस्तेमाल कर सकती हूँ और इनकार की सूरत में मुझे ये कोठी 1 हफ्ते के अंदर अंदर खाली करनी होगी और मैं यहाँ से एक तिनका तक नहीं ले जा सकूंगी। उन्होंने मुझे सोचने के लिए 3 दिन की मोहलत दी। 3 दिन बाद मलिक नसीर अकेला ही आया। उस रोज खुलकर बात हुई। ताउन की सूरत में मुझे अलियास का हिस्सा भी मिलता रहेगा और ये उम्मीद भी दिलाई कि अगर मेरा ताउन जारी रहा तो मुमकिन है मलिक नसीर जायदाद से अपना नाम वापस ले ले और सब कुछ कानूनी तौर पर मेरे नाम मुंतकिल कर दिया जाए। एक तरफ से ये सब कुछ था और दूसरी तरफ जिल्लत और रुसवाई। मैं सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाती। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने मलिक नसीर की तमाम शराइत मान ली। और वो शराइत क्या थी? मैंने पूछा। मैं उनसे ताउन करती रहूंगी और ये कोठी पहले की तरह सिंडिकेट की खुफिया सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल होती रहेगी। अलियास पर चूंकि पुलिस, इंटेलिजेंस, एंटी नारकोटिक्स या किसी और एजेंसी को किसी किस्म का शुबा नहीं था, इस इलाके के लोग भी उसे बहुत शरीफ आदमी समझते थे, इसलिए किसी को उन पर शुबा भी नहीं हुआ था। मलिक नसीर के कहने के मुताबिक यहाँ वक्तन फवक्तन सिंडिकेट के अहम मेंबरों की खुफिया मीटिंग्स होती रहेंगी और उनकी मुलाकातों को मेरी तरफ से घरेलू किस्म की तकारीब का रंग दिया जाएगा, जिसमें मेरे जाती अहबाब भी शरीक होंगे। तकरीब की आड़ में वो लोग किसी भी कमरे में बैठकर मीटिंग कर लिया करेंगे और किसी को शुबा नहीं होगा। एक और बात, वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मलिक नसीर पूरे घर खुसूसन इस कमरे की तलाशी लेना चाहता था। क्यों? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। उस सिंडिकेट के भारत, यूरोप और अमेरिका के मुख्तलिफ गिरोहों से राब्ते हैं। उन राब्तों के लिए उन्होंने खुफिया कोड तय कर रखे हैं। वो कोड बुक अलियास के पास थी। अलियास की मौत के बाद उसके बिजनेस में राब्तों के सिलसिले में कुछ दुश्वारियां पेश आ रही थी। मलिक नसीर वो कोड बुक तलाश करना चाहता था। मुझे बहरहाल इस सिलसिले में कोई एतराज नहीं था। कोड बुक की तलाश उस वक्त शुरू हो गई। मैं मलिक नसीर के साथ साथ थी। उस कमरे का कोना कोना छान मारा गया। ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां किसी खुफिया खाने का शुबा हो सकता हो। दूसरे कमरों को भी देख लिया गया, लेकिन वो कोड बुक नहीं मिली। मलिक नसीर अगले रोज फिर आ गया। उस रोज दोबारा उस कमरे को चेक किया गया। हर चीज उलट पलट दी गई। दीवारों को भी ठोंक बजाकर देखा गया। उसी तलाश के सिलसिले में मेरी उंगली पर कट लग गया, जिससे खून रिसने लगा। मैं जख्म पर बैंडेज लगाने के लिए बाथरूम में आ गई। यहाँ दीवार के साथ मेडिसिन कैबिनेट टंगा हुआ था। मैंने कैबिनेट खोलने के लिए उसके दरवाजे को जैसे ही बाहर की तरफ खींचा, पूरा कैबिनेट एक कील से निकलकर लटक गया। उस कैबिनेट के पीछे दीवार में एक ताकचा सा था। मैंने उसमें हाथ डाला तो जेबी साइज की एक नोटबुक मेरे हाथ में आ गई। मैंने मलिक नसीर को वो नोटबुक दिखाई तो वो उछल पड़ा। यही वो कोड बुक थी जिसकी उसे तलाश थी। वो कोड बुक लेकर फौरन ही चला गया और उसके बाद यहाँ उनकी खुफिया सरगर्मियां शुरू हो गईं। मैंने कहा, नहीं। रदिया ने नफी में सारी लाया। उसके बाद ना तो मलिक नसीर और रहमान की सूरत दिखाई दी और ना ही उन्होंने कोई राब्ता किया।
उन दोनों ही ने अपने आप को सिंडिकेट के मेंबर की हैसियत से मुतारफ कराया था और उनके बाद भी वक्तन फवक्तन कुछ लोग मेरे पास आए थे, लेकिन किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। एक रोज मैं मेहताब शाह नामी एक शख्स को एतमाद में लेकर उससे मलिक नसीर और रहमान के बारे में बात की। मेरी बात सुनते ही शाह जी उछल पड़ा और उसने ये सनसनीखेज इंकिशाफ किया कि वो यानी शाह जी उन सिंडिकेट का रुकन है। मलिक नसीर और रहमान का उस सिंडिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता वो एक मुखालिफ गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। वो बहुत अरसे से उनके कारोबारी राज हासिल करने के चक्कर में थे और उन्होंने अलियास से दोस्ती भी इसलिए की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन उसके मरने के बाद वो धोखे से कोड बुक ले गया जिसमें सिंडिकेट के और भी बहुत से राज थे। शाह जी के कहने के मुताबिक वो कई रोज से इस सिलसिले में मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन उसे कोई मुनासिब मौका नहीं मिला और आज मैंने खुद बात की तो ये राज खुला कि मलिक नसीर धोखा दे गया है। कोड बुक उनके हाथ लग जाने से सिंडिकेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। मैंने अलियास की जायदाद में मलिक नसीर के हिस्से वाली बात की तो ये मजीद इंकिशाफ हुआ कि मलिक ने मुझ पर दबाव डालने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी थी और उसने मुझे जायदाद के जो कागजात दिखाए थे वो भी जाली थे। रजिया खामोश होकर इधर उधर देखने लगी और फिर मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। मलिक नसीर और रहमान गायब हो गए और शाह जी मेरे कुछ और करीब आ गया। रजिया ने कहा, उसके कहने के मुताबिक ये जायदाद अलियासी की मलकियत थी और अब इसकी वारिस मैं हूँ और अगर मैं चाहूँ तो अदालत को दरख्वास्त देकर सारी जायदाद अपने नाम मुंतकिल करवा सकती हूँ, लेकिन मैंने इन बखेड़ों में पड़ने की कोशिश नहीं की। शाह जी ने भी मुझे मलिक नसीर की तरह एक पेशकश की। वो क्या? मैंने पूछा। मैं भी अलियास की तरह उसके साथ मिलकर काम करूं, रजिया ने कहा। मैंने फौरन ही ये पेशकश कबूल कर ली और ऐश कर रही हूँ। उसके ऊँटों पर मुस्कुराहट आ गई। अलियास की मॉडल टाउन वाली कोठी और लिबर्टी की दुकानों का किराया मुझे मिल रहा है। शाह जी की तरफ से हिस्सा भी मिल जाता है, सैर मुफ्त की। क्या मतलब? क्या तुम बाहर भी जाती हो? मैंने पूछा। हाँ, मैं 2 मरतबा जनूबी अफ्रीका के चक्कर लगा चुकी हूँ, रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इनके माल की सबसे ज्यादा खेप अफ्रीकी ममालिक में होती है। जोहान्सबर्ग में उस सिंडिकेट का एक बहुत बड़ा इलाकाई दफ्तर है जहाँ से ये तमाम छोटे छोटे अफ्रीकी ममालिक को कंट्रोल करते हैं। वहाँ कारोबार की आड़ में इन्होंने मुनशियात की सप्लाई का जाल बिछा रखा है। बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका। और वो कारोबार क्या है जिसकी इन्होंने आड़ ले रखी है? मैंने पूछा। मैं भी तफसील से सब कुछ नहीं जान सकी, लेकिन लाहौर की एक रंग बनाने वाली कंपनी है। रंगों की आड़ में इरवन यहाँ से भेजी जाती है। 2 शिपमेंट्स मेरे नाम से जा चुकी हैं, इसलिए दोनों मरतबा मुझे भी जाना पड़ा। ये लोग रंगों में हिरवन किस तरह स्मगल करते हैं? मैंने पूछा। इतनी तफसील अभी मैं नहीं जान सकी और शायद मुझे इसकी जरूरत भी नहीं, रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम भी तो शुजा के साथ ये धंधा करते रहे हो, फिर कसूर से फरार होने के बाद लाहौर में भी तुमने यही बिजनेस किया था। अब तवील अरसा गायब रहने के बाद वापिस आए हो तो शुरू हो जाओ मेरे साथ। इस सिंडिकेट में तुम्हारे लिए अच्छा मौका पैदा हो सकता है। लेकिन तुम इतना अरसा गायब कहाँ रहे? मैं हिंदुस्तान में था, मैंने कहा। तुम मुझे लाहौर के बदतरीन हालात से निकाल कर मुल्तान ले गई। मेरी नीयत तो यही थी कि हम दोनों मुल्तान के किसी नवाई इलाके में शरीफाना जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, मगर मुल्तान पहुंचकर मेरी नीयत में फतूर आ गया। शायद उस रोज मेरा दिमाग ही खराब हो गया था। न जाने मुझे ये डर क्यों था कि मुल्तान में पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें होटल में छोड़कर भाग गया। मेरा ख्याल था कि सिंध के किसी छोटे से शहर में ज्यादा से ज्यादा महफूज रहूंगा। मैं अपने एक रिश्तेदार की तलाश में उमरकोट पहुंच गया। मैं चंद लोगों को खामोश हुआ, फिर उसे आगे के वाकयात सुनाने लगा। रजिया बड़े गौर से मेरी बातें सुन रही थी। मेरी बातों से वो शायद अपने अंदर सनसनी की सी कैफियत महसूस कर रही थी। उसका अंदाजा उसके चेहरे के तासरात से लगाया जा सकता था। और आखिरकार मैं कह रहा था, मैं बेड़ियों के उस चुंगल से निकलने में कामयाब हो गया। मैं 2 दिन पहले ही कुजियां की तरफ से सरहद पार करके इस तरफ आया हूँ। मेरे साथ बसंत कौर नाम की एक लड़की भी थी। वो गोली लगने से जख्मी होकर गिरी और बॉर्डर सिक्योरिटी वालों के हाथ लग गई। पता नहीं उन्होंने उस बेचारी का क्या हशर किया होगा। ओह, वो मेरे खामोश होने पर बोली, राजस्थान में दहशत गर्दी के ट्रेनिंग कैंप की तबाही और दीगर तबाहकारियों की खबरें तो यहाँ के अखबारात में भी छपती रही हैं, मगर मैंने कभी तवज्जो नहीं दी थी। मुझे क्या पता कि तुम वहाँ सुल्तान राय की तरह जंगजू हीरो बने फिरते थे। बहरहाल मैंने कहा, मैं वहां से खाली हाथ नहीं आया। तो क्या लेकर आए हो? उसने मुझे घूरा। मैंने उठकर वार्डरोब पर से थैला उतार लिया। वो उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने थैला बिस्तर पर पलट दिया। रजिया उछल पड़ी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। क्या ये असली है? उसने भी वही सवाल किया जो उस रात जेवरात को देखकर नरगिस ने किया था, और मेरा जवाब वही था, हैरत अंगेज। वो कुछ देर तक जेवरात उठा कर देखती रही, फिर बोली, हम दोनों ने एक दूसरे से अलग होकर कुछ न कुछ पाया है। अगर हम इकट्ठे रहते तो शायद कई मेहनत मजदूरी करके शरीफाना मगर फाका कशी की जिंदगी गुजार रहे होते। बहरहाल जो कुछ भी हुआ बेहतर ही हुआ हम दोनों के लिए। मगर तुम नरगिस को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या इसे ये सब कुछ मालूम है? उसने बिस्तर पर फैले हुए जेवरात की तरफ इशारा किया। हाँ, मैंने जवाब दिया। अगर नरगिस से मुलाकात ना करता तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? या तो मुझे वहीं लेकर आई है। ठीक है, रजिया ने कहा। उसे कुछ दे दिलाकर यहाँ से रुखसत कर देना चाहिए। वो अब कहाँ जाएगी? मैंने जवाब दिया। इस वक्त मैंने रजिया के लहजे में हसद की झलक महसूस की थी। वो तो अपना घर और अपने शोर तक को छोड़ आई है। बहरहाल उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, तुम परेशान मत हो।
मैं खामोश होकर चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, मैं इन जेवरात को फरोख्त करना चाहता हूँ तुम्हारे तवस से। रायदारी में कदमों की हल्की सी चाप सुनकर रजिया ने जल्दी से थैला जेवरात के ऊपर फैला दिया और तकरीबन उस वक्त नूरी दरवाजे में नमूदार हुई। 6 बज रहे हैं मैडम जी, चाय बनाऊं? नूरी ने कहा। ओ हाँ, रजिया बोली। नरगिस कहाँ है? वो तो अपने कमरे में सो रही हैं जी, नूरी ने कहा। उसे जगा दो और चाय बनाओ, रजिया ने कहा। चाय हम बाहर लान में पियेंगे। नूरी वापस चली गई। रजिया ने एक नजर मोहतात अंदाज में दरवाजे की तरफ देखा और फिर जेवरात समेट कर थैले में डालने लगी। मैं कुर्सी पर बैठा दिलचस्प नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। मेरा ख्याल था कि इन कीमती जेवरात को फरोख्त करके मुझे इतनी रकम मिल जाएगी कि मैं गोशे गुमनामी में रहकर सुकून की जिंदगी गुजार सकूंगा। नरगिस के साथ आने पर मैंने कोई एतराज नहीं किया था। मुझे किसी न किसी साथी की जरूरत तो थी। वो अगर शादीशुदा थी, उसका शोहर मौजूद था, किसी दूसरे की बीवी को इस तरह उड़ाना न सिर्फ जुर्म बल्कि गुनाह भी था। मगर मुझ जैसा शख्स ना तो जुर्म सजा को समझता है और ना गुनाह को। मुझ जैसे लोग ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। नरगिस मुझे रजिया के पास लेकर आ गई और अब मैं महसूस कर रहा था कि चक्की के 2 पार्टों में दब गया हूँ। एक तरफ रजिया थी और दूसरी तरफ नरगिस। ये बात मैंने पहले ही रोज नोट कर ली थी कि उन दोनों के बीच रकाबत के जज्बात पैदा होना शुरू हो गए थे। वो दोनों बज़ाहिर एक दूसरे से बहुत खुशी से मिलती थी, मगर मैं जानता था कि अंदर से इन दोनों के एक दूसरे के लिए क्या जज्बात थे। रजिया इस बात पर बजीद थी कि मैं कुछ दे दिलाकर नरगिस को चलता कर दूं। जेवरात फरोख्त करने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन अपने पल्ले से 1-2 लाख रुपए देने को तैयार थी। दूसरी तरफ नरगिस मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं जल्द से जल्द जेवरात फरोख्त करके अपना ठिकाना बना लूं, जहां हम दोनों के सिवा कोई ना हो। मैं अजीब शशो पंज में था। 2 खूनख्वार बिल्लियों में घिरकर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाऊं। वो कोई शरीफ औरतें नहीं थी, दोनों बड़ी खतरनाक थी। रजिया तो बाकायदा एक सिंडिकेट की मेंबर बन चुकी थी और उसके पास बेपनाह दौलत भी आ गई थी और गिरोह की ताकत भी। अगर मैं उसे छोड़ने की कोशिश करता तो वो मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर सकती थी। दूसरी तरफ नरगिस थी जो अपने शोहर और घर बार को छोड़ आई थी, गोया अशराफत की जिंदगी को खैर आबाद कह आई थी और जराइम की इस दलदल में कूद पड़ने को पर तोल रही थी। मेरा ख्याल था कि 2 महीने पहले जब वो रजिया से मिली थी तो रजिया के ठाठ देखकर मुतासर हुई थी। उसका ख्याल होगा कि ये सब कुछ बड़ी आसानी से हासिल हो जाता होगा, इसलिए वो अपना सब कुछ छोड़ कर आई थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये रास्ता कितना खतरनाक है। उस जैसी हसीन औरतें तो आलाकार बन जाती हैं और मर्दों के हाथों में खेलती रहती हैं। 3-4 दिन गुजर गए। मैंने नरगिस से कह दिया था कि चंद रोज इंतजार करे। दूसरी तरफ मैं रजिया पर भी दबाव डालने लगा कि वो जल्द से जल्द जेवरात का सौदा करे ताकि उनकी फरोख्त से मिलने वाली रकम से मैं भी अपना कोई धंधा शुरू कर सकूं। धंधा शुरू करने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है, रजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम जब कहो शाह जी से मुलाकात करा दूं, सारा बंदोबस्त वो खुद ही कर लेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिवाय इशारों पर नाचने के, मैंने कहा। ये भी तुमने खूब कहा, रजिया हंसकर बोली। ये धंधा ही ऐसा है, कभी दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता है और कभी दूसरे हमारे इशारों पर नाचते हैं। इस सिंडिकेट में आने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही होशियार नहीं होगी। मैंने चुभती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा और वैसे ये हकीकत भी थी। रजिया वो रजिया नहीं रही थी जिसे मैं बहुत पहले जानता था। और फिर ये चंद ही महीने पहले की तो बात थी जब मैं शाम नगर में इसके साथ रहता था और जब पुलिस ने मेरे गिर्द घेरा तंग किया था तो मैं रजिया को साथ लेकर मुल्तान निकल गया था और इसे होटल में छोड़कर भाग गया था। वो रजिया कितनी सादालू थी और हर मर्तबा कितनी आसानी से बेवकूफ बनती रही थी, मगर अब ये रजिया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। अब ये तो इतनी चालाक हो गई थी कि मुझे भी कहीं बेच डालेगी। 5 दिन गुजर गए। इसी दौरान मैं घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन उस शाम रजिया मुझे शाह जी से मिलाने के लिए ले जाना चाहती थी। मैंने रजिया के शोहर इलियास के वार्डरोब से एक पैंट शर्ट निकाल ली। उसका शोहर गालिबन कदो कामत में मुझ जैसा ही था। उसकी पैंट मुझे बिल्कुल फिट आ गई। हम रात 8 बजे के करीब घर से निकले। नरगिस को घर पर ही छोड़ दिया गया, जिस पर उसका थोबड़ा फूल गया। हम अचरे की गलियों से निकलकर शायरा जमालुद्दीन पर आ गए और कैनाल बैंक रोड पार करके उस सड़क पर निकल आए और फिर खियाबान क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद रजिया ने गाड़ी मॉडल टाउन की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। मॉडल टाउन जब आबाद हुआ था तो उस वक्त वाकई मॉडल टाउन था, लेकिन अब तो यहाँ की आबादी भी इस कदर गुंजान हो गई थी कि इस मॉडल बस्ती का हुस्न मसख होकर रह गया था। पार्क के सामने वाली कुशादा गली में एक वसीउ अरीज शानदार कोठी की तरफ इशारा करते हुए रजिया ने बताया कि इलियास की कोठी है, जो अब उसकी मलकियत थी। उसने गाड़ी दूसरी गली में एक और शानदार कोठी के गेट के सामने रोक ली और हानन बजा दिया। कोठी का गेट फौरन ही खुल गया। वो एक हट्टा कट्टा गनमैन था। शाह जी को बताओ मैं आई हूँ, रजिया ने कहा। साहब तो घर में नहीं है, आप आओ, मैं बेगम साहबा को बताता हूँ, गनमैन ने जवाब दिया। नहीं, शाह जी से कहना 10 बजे के बाद मुझे फोन कर लें, रजिया ने कहते हुए इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को आगे बढ़ा ले गई। हम मॉडल टाउन गुलबर्ग की तरफ निकल आए। रजिया ने लिबर्टी मार्केट के सामने पार्क के जंगले के साथ एक जगह गाड़ी रोकी। उस वक्त यहाँ बहुत रौनक थी। अंग्रेजी के हरूफ यू की सूरत में बनी हुई इमारत के सामने वाली सड़क और सर्विस रोड पर भी गाड़ियां खड़ी थी। दुकानें रोशनियों से जगमगा रही थी। रंगीन आंचल हर तरफ लहराते हुए नजर आ रहे थे।
रजिया ने मुझे 2-3 दुकानें भी दिखाई जो अब उसकी मलकियत थी। मेरे ख्याल में यही 3 दुकानें इस वक्त करोड़ों की मालकियत की थी और मॉडल टाउन वाली वो कोठी इसके अलावा थी जो कुछ देर पहले मैं बाहर से देकर आया था। मार्केट के एक एयर कंडीशन रेस्टोरेंट में बैठकर हमने खाना खाया। उसके बाद कुछ देर तक मार्केट में टहलते रहे। रजिया ने कुछ शॉपिंग की, 1-2 चीजें मैंने भी खरीदी और वापसी के लिए रवाना हो गए। हम 10 बजे के करीब घर वापस पहुंचे। नरगिस का मूड ऑफ था। उसे जब पता चला कि हम खाना खा कर आए हैं तो उसके चेहरे के तासरात मजीद बिगड़ गए और फिर उसने भी खाना नहीं खाया। ये गुस्से का इजहार था। 10:30 बजे के करीब फोन की घंटी बजी। उस वक्त हम लोग हाल कमरे में बैठे हुए थे। रजिया अपनी जगह से उठकर उस सोफे पर चली गई जिसके साइड में एक छोटी टेबल पर टेलीफोन रखा हुआ था। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। वो शाहजी की कॉल थी। रजिया तकरीबन 10 मिनट तक उससे बातें करती रही, नाम लिए बगैर उससे मेरा तज़किरा भी किया। फिर उसने रिसीवर रख दिया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, शाहजी सुबह आएंगे तुमसे मिलने के लिए। ठीक है, मिल लेंगे, मैंने नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। और हकीकत यह है कि मुझे शाहजी से मिलने की इतनी भी बेचैनी नहीं थी। 12 बजने वाले थे। मैंने नोट किया था कि रजिया नरगिस को मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी। वो जो बात भी करती मुझे ही मुखातिब करके कहती। आखिरकार नरगिस वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। जल गई, रजिया ने मुस्कुराते हुए सरगोशी में कहा। देखो रजिया, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, नरगिस के बारे में तुम्हें अपनी सोच में तब्दीली पैदा करनी होगी। तुम्हें नरगिस का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसकी वजह से हमारी मुलाकात हो गई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम दोनों के बीच में काफी खराबी चल रही है। गोया इस सर्द जंग का आगाज हो चुका है। तुम दोनों एक दूसरे से जलने लगी हो। ये सूरत आगे चलकर हम सब के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मेरी जलती है जूती, रजिया ने अकड़ कर कहा। उसके चेहरे के तासरात एकदम बिगड़ गए। मेरी जलती है जूती, मैं मुस्कुरा दिया। सिर्फ यही एक मुख्तसर सा जुमला औरत की फितरत को किताब की तरह खोल कर रख देता है। और कहना क्या चाहते हो? रजिया ने मुझे घूरा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि नरगिस मेरी खातिर सब कुछ छोड़ आई है और उसे इस तरह आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने भी उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, यह तो हो नहीं सकता कि मैं उसे बाहर सड़क पर ले जाकर खड़ा कर दूं और यकायक ला ताल्लुकी का इजहार कर दूं। उसे पीछा छुड़ाने के लिए हमें कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना होगा कि वो भी आसानी से मान जाए। इसलिए तो कहती उसे कुछ दे दिलाकर रुखसत कर दो। रजिया ने कहा, रकम देने को मैं तैयार हूँ, 1 लाख 2 लाख जितनी रकम चाहो उसे दे दो। मैं तुम्हारे लिए उसकी शराकत को पसंद नहीं कर सकती। मैं दिल में मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। आखिर दिल की बात रजिया की जबान पर भी आ गई थी। यही बात नरगिस भी कह रही थी, यानी शराकत वाली बात। मैंने कहा, अगर उसने ऐसी कोई बात कही तो मैं उसकी जबान खींच लूंगी। रजिया ने जवाब दिया। उसके तेवर एकदम बिगड़ गए थे। बस तुम उसे 2-4 दिन में चलता कर दो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। मैं समझ गया था कि अब उसे कोई बात समझाना मुमकिन नहीं। जब तक मुझसे मुलाकात नहीं हुई थी वो नरगिस से बहुत अच्छे तरीके से मिलती रही थी, लेकिन अब वो नरगिस को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। वो उसे कबाब में हड्डी समझती थी। लेकिन जाहिर है मैं नरगिस को इस तरह नहीं छोड़ सकता था, बल्कि हकीकत यह है कि मैं उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। रजिया भी अपने कमरे में चली गई। मैं वहीं सोफे पर लेट गया। जब से मैं यहाँ आया था मेरी रातें उसी सोफे पर गुजर रही थी। मैं उन दोनों में से किसी के कमरे में नहीं जाना चाहता था। मैं सुबह देर तक सोया रहा। मैं रात भर यही सोचता रहा था कि रजिया से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। मैं समझ गया था कि अब मेरा और उसका साथ नहीं चल सकता। वो बहुत बदल गई थी। उसके पास ज्यादा और ज्यादा ताकत आ गई थी। बाज़ औक़ात वो मुझसे भी ऐसे लहजे में बात करती थी जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। अपने लिए किसी औरत का ऐसा लहजा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। आज शाहजी को मुझसे मिलने के लिए आना था, लेकिन 11 बजे के करीब उसका फोन आ गया। कॉल रजिया ही ने रिसीव की। शाहजी ने बताया कि किसी हंगामी सूरत के तहत वो 1 बजे की फ्लाइट से कराची जा रहा है। 2-3 दिन बाद ही वापसी होगी। उस रात भी रजिया ने घर से बाहर खाने का प्रोग्राम बनाया। मैंने नरगिस को भी तैयार होने का कह दिया। नरगिस यहाँ रहते हुए रजिया ही के कपड़े इस्तेमाल कर रही थी। रजिया को भी ये अच्छा नहीं लग रहा था। नरगिस भी उसके कपड़े इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, मगर मजबूरी थी। हमने इकबाल टाउन में बारबेक्यू रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर शॉपिंग करते हुए मार्केट में घूमते रहे। मुझे ये देखकर हैरत भी हुई कि रजिया ने नरगिस के लिए कपड़ों के कई जोड़े और दूसरी बहुत सी चीजें भी खरीदी थी। एक न्यूज स्टैंड के करीब से गुजरते हुए मैं रुक गया। घर में पड़े पड़े बेजार होता रहता था। मुझे पढ़ने का शौक तो नहीं था, लेकिन मैंने महज वक्त गुजारी के ख्याल से 2-3 डाइजेस्ट और आज की तारीख का एक अखबार खरीद लिया। ये इवनिंग पेपर था जो सनसनीखेज खबरों की इशाअत के लिए मशहूर था। हमारी वापसी रात 12 बजे के करीब हुई। नरगिस और रजिया कपड़े बदलने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई और मैं अखबार लेकर बैठ गया। बड़ी सनसनीखेज सुर्खियां थी। मामूली सी चोरी की खबर की सुर्खी भी 3 कालमों पर मुश्तमिल थी। आखिरी सफ़े पर एक 3 कालमी सुर्खी देखकर मैं उछल पड़ा और वो खबर पढ़ता चला गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कसूर की डेडलाइन से एक शादीशुदा औरत के अगवा की खबर थी। उस खबर के मुताबिक नरगिस के शोहर रमजान ने थाने में मेरे खिलाफ अपनी बीवी की अगवा की रिपोर्ट लिखवाई थी और मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था। पुलिस ने रमजान को भी हिरासत में ले लिया था कि उसने मेरे बारे में पुलिस को बरवक्त इतला क्यों नहीं दी थी। गड़े मुर्दे उखड़ने लगे थे। मैं तवील अरसे से कसूर पुलिस को रजिया के शोहर शुजा के कत्ल के हवाले से मतलूब था
और मुझे यकीन था कि पुलिस ने उस केस की फाइल अभी बंद नहीं की थी। मुझे नरगिस के साथ गांव से निकले हुए एक हफ्ता तो हो चुका था। इतने रोज तक रमजान पता नहीं कैसे खामोश रहा था और आखिरकार कल दोपहर के बाद मेरे खिलाफ अपनी बीवी के अगवा की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच गया और खुद ही धर लिया गया। पुलिस ने कारू मुसल्ली और कसूर के दुकानदार गुलाम अली को भी हिरासत में ले लिया था। अखबार के रिपोर्टर ने यह खबर बड़ी तफसील से दी थी और यह भी लिखा था कि मैं मुख्तलिफ संगीन जराइम और कत्ल वगैरह की वारदातों के सिलसिले में पंजाब पुलिस को मतलूब हूँ। इस खबर के आखिर में मेरे बारे में मजीद सनसनीखेज इंकशाफात की तवक्को भी जाहिर की गई थी। बात अगर सिर्फ नरगिस के अगवा तक महदूद होती तो मेरे लिए ज्यादा परेशानी की बात ना होती, लेकिन शुजा के कत्ल के हवाले से मामला बहुत आगे तक चला गया था। पुलिस अब गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करने लगी। मेरे लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि अब लाहौर की पुलिस भी अलर्ट हो जाएगी और मेरी तलाश शुरू हो जाएगी।